स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के अंतर्गत टॉपिक डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, विकास से संबंधित विस्थापन, इसके बारे में पिछले वीडियोज में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा और कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की अवधारणा के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हमारे इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, सम एग्जांपल्स, अर्थात विकास के कारण या विकास से संबंधित विस्थापन के कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल लेके हम देंगे। और दूसरा, सजेशंस टू रिमूव डिस्प्लेसमेंट प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट की वजह से कई समस्याएं आती हैं, गाँवों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो वहाँ के जो नागरिक हैं या वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनका किस प्रकार से निवारण होना चाहिए, उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, सम एग्जांपल, विकास से संबंधित विस्थापन। भारत में पिछले वर्षों में विकास की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। ये एक अलग प्रश्न है कि देश का कितना विकास हुआ, किसको कितना लाभ मिला, किसकी कितनी हानि हुई और क्या विकास का लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंच पाया। विकास की दृष्टि से देश में अनेक नदी बांध योजनाएं चलाई गई। देश में अनेक विशालकाय बांध भी निर्मित किए गए और इनकी सहायता से विद्युत उत्पादन भी किया गया। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि विशालकाय बांध बनाने से पर्यावरण पर भी कहीं कहीं विपरीत प्रभाव पड़ा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। उन्हें अपना घर छोड़कर अन्यत्र जाकर बसने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार एक प्रमुख उदाहरण टिहरी बांध, टिहरी डैम का है। उत्तरांचल राज्य के टिहरी जिले के निकट टिहरी बांध निर्माणाधीन है। टिहरी में भागीरथी नदी पर बन रहा ये बांध एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा। 260.5 मीटर की ऊंचाई वाले इस बांध के निर्माण का 80% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना पर अब तक 4,500 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं तथा वर्ष 2006 तक पूरी हो जाने वाली इस परियोजना में अभी 2,000 करोड़ रुपए और व्यय होना है। टिहरी बांध परियोजना से टिहरी एवं आसपास के 125 गांव विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं। बांध के पूरी ऊंचाई तक बन जाने के बाद टिहरी शहर डूब गया है। इसके अलावा भागीरथी एवं मिंगलगना नदियों की घाटियों में स्थित 100 से अधिक गांव इसके डूब क्षेत्र में हैं। 5 दिसंबर 2001 के इन गांवों से विस्थापितों का पलायन का क्रम जारी है। इस बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले परिवारों के पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, मतलब फिर से उनका वास करना, फिर से उनको बसाना का मुख्य या मुद्दा प्रमुख है। टिहरी बांध के लिए 80 किलोमीटर क्षेत्र का जो जल भंडार तैयार हो रहा है वह एक पुरानी सभ्यता के ऊपर होगा। वह सभ्यता जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, खेत खलियान, अस्पताल एवं स्कूल सभी कुछ था। कैसी विडंबना है कि संपूर्ण सभ्यता को अपने में समाहित किए जल भंडार पर एक अन्य सभ्यता के लोग नौका विहार करेंगे। इस योजना से करीब 1 लाख लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होंगे। लगभग 3 दशकों के आश्वासनों एवं वादों के बावजूद आज भी अनेक विस्थापितों की स्थिति अनिश्चित है। पुनर्वास के काम में साधारणतः सामान्य लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। फिर ऐसे बांधों से भूकंप की संभावना भी बढ़ जाती है, ऐसा अनेक विशेषज्ञों का मानना है। दूसरा एग्जाम्पल है गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रहा सरदार सरोवर डैम। विवादग्रस्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का एक दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां तक पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक विवादों का संबंध है। सरदार सरोवर परियोजना टिहरी बांध परियोजना से अधिक जटिल एवं विवादग्रस्त है। सरदार सरोवर के निर्माण के कारण
विस्तृत क्षेत्र के जलमग्न हो जाने के कारण भारी संख्या में जनजातियों को भी स्थापित होना पड़ा है तथा आदिवासियों को उनके आवासीय पर्यावरण से सर्वथा भिन्न पर्यावरण में बसाने से उनकी पुरातन सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ गई है। सरदार सरोवर बांध के कारण कुल 237 गांव तथा करीब 67,000 व्यक्ति प्रभावित होंगे तथा 26,465 एकड़ वन भूमि व 27,849 एकड़ सिंचित क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना का नाम है केतली मेल परियोजना, जिसका निचला सिरा प्रसिद्ध तीर्थस्थल लक्ष्मण झूले के काफ़ी निकट होगा। कुल मिलाकर तो गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों पर हिमालय में लगभग 21 नई बांध परियोजनाओं का निर्माण या नियोजन का कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। इसके अलावा यमुना, टोंस व अनेक सहायक नदियों पर भी उत्तरांचल में लगभग इतनी ही योजनाएं प्रस्तावित, निर्माणाधीन या पूर्ण निर्मित हैं। इनमें लखवाड़ व किसौ जैसी बड़ी परियोजनाएं भी हैं। यदि ये सभी परियोजनाएं अगले लगभग 3-4 दशकों में पूर्ण की जाती है तो हिमालय की गंगा यमुना घाटी में विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या तो उत्पन्न होगी ही, साथ ही यहाँ की प्रकृति पर मात्र 3-4 दशकों में इतना बड़ा बदलाव होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ है। यदि इन परियोजनाओं को समग्र रूप में देखा जाए तो विस्थापन तथा जलाशय जनित भूकंप जैसी समस्याएं उससे कहीं अधिक गंभीर बन जाएगी, नजर आएगी, जितनी कि केवल एक परियोजना को अलग से देखने से नजर आती है। उपयुक्त विकास संबंधी कुछ उदाहरणों से हम विस्थापन की समस्या का अनुमान लगा सकते हैं। भारत में बाघों की संख्या 4,291 है। भारत में डैम्स की संख्या, बांधों की संख्या 4,291 है। आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण, मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस दौर में वैज्ञानिक तथा राजनीतिज्ञों में बड़े बांधों के निर्माण को ही विकास का संकेत समझा है। वर्तमान में विश्व में बड़े बांधों की कुल संख्या 45,000 है। छोटे बांधों की संख्या इससे कई गुना अधिक है। विश्व के बड़े बांधों के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापितों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। विस्थापन की समस्या तथा पर्यावरण असंतुलन की समस्या से अधिक है। विस्थापन की समस्या तथा पर्यावरण असंतुलन की समस्या की भयावहता को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। अमेरिका में लगभग 3 वर्ष पूर्व 100 वर्ष पुराने एक बांध को पर्यावरण असंतुलन के कारण तोड़ दिया गया, जबकि चीन में यांगत्से नदी पर बने 2 बांध 1975 में टूट गए थे। इस दुर्घटना में 2 लाख व्यक्तियों की मौत हुई। भारत में बांधों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का नाम सबसे ऊपर है। पर्यावरणविदों द्वारा देश में बड़े बांधों का विरोध मुख्यतः पर्यावरण असंतुलन एवं अतिरिक्त दबाव के कारण होने वाले भूकंप के आधार पर किया जा रहा है। समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार संपूर्ण हिमालय पर्वतमाला के शैशवावस्था में होने के कारण ये अभी अतिरिक्त दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है। अतिरिक्त जल भंडारण के कारण होने वाले दबाव से इस क्षेत्र में भूकंप का खतरा बढ़ सकता है। विश्व बांध आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों से प्राप्त होने वाले लाभों की अपेक्षाकृत अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार हमें भूटान जैसे देश से सीख लेनी चाहिए, जहां विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े बांधों के स्थान पर छोटे बांधों के बड़ी संख्या में निर्माण किया गया है। स्पष्ट है कि विकास के नाम पर बन रहे बड़े बड़े बांध एक और विस्थापन की समस्या उत्पन्न करते हैं और दूसरी ओर पर्यावरण असंतुलन की। इतने बड़े बांधों के निर्माण से आसपास के क्षेत्रों में भूकंपों के आने की संभावना भी बढ़ जाती है। नदी घाटी योजनाओं के अतिरिक्त औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात के साधनों के विकास, नई सड़कों, रेल मार्गों के बनने तथा खनिज संपदा के दोहन आदि ने भी देश में कई भागों में विस्थापन की समस्या उत्पन्न कर दी है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण कल कारखानों के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अन्यत्र जाकर बसना पड़ता है। उन क्षेत्रों के आसपास वायुमंडल भी इतना प्रदूषित हो जाता है कि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ता है।
ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को अपने रहने के स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाकर बसना पड़ता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि विकास की गति को तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन को प्रभावशाली कदम उठाकर कम किया जा सकता है। विकास के कारण विस्थापन भी होगा, लेकिन पुनर्वास के काम को भी अधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लोगों को मुआवजा देते समय किसी भी प्रकार के पक्षपात या भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देना चाहिए। थैंक यू।